अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली का। दोस्तों, ये आपके सामने एक एंड्रॉयड रिसीवर का बोर्ड है। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक वीडियो मैंने शेयर की थी AS4K C1 Pro के बारे में। इसके सॉफ्टवेयर का इशू था तो इसको हमने USB डिस्क के साथ रिकवर किया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बोर्ड की। अगर हार्डवेयर का इशू आ जाए, बोर्ड में फॉल्ट आ जाए, तो इसको कैसे रिपेयर किया जाए। मोस्टली जो हमारे रिपेयरिंग वाले दोस्त हैं या वो दोस्त जो शौकीन हैं रिपेयरिंग के या चाहते हैं कि हम रिपेयर करें, तो इसमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं, इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है, बेसिक्स हैं। कुछ बेसिक्स में मैं आपको डिटेल से बता दूं कि चाहे एंड्रॉयड बोर्ड हो रिसीवर का, STB का, या फिर आपकी LED टीवी का बोर्ड हो, चाहे नॉर्मल बोर्ड हो आपके रिसीवर का, LCD टीवी का, LED टीवी का, तो इसमें कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं। हम अगर बात करें इसके वोल्ट की, क्योंकि हम इसकी फॉल्ट ट्रबल शूटिंग के दौरान वोल्ट ही टेस्ट करते हैं और इसमें कुछ गिने चुने टेस्ट पॉइंट होते हैं। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में भी डिटेल से बताता रहता हूँ, लेकिन इसमें आपको मैं समझता हूँ कि बड़ी डिटेल से समझ आने वाली है। मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रिसीवर हो, चाहे वो LED टीवी हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे बोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं। कंपोनेंट की शेप डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मेन प्रोसेसर होता है, तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। उस पर अब डिपेंड करता है डिवाइस के कि उसके अंदर किस किस्म का प्रोसेसर लगा हुआ है, या मेन चिप जिसे हम बोलते हैं। बहरहाल उसके अलावा रैम होती है, ये भी हर डिवाइस में होती है। रोम होती है, वो भी हर डिवाइस में होती है। इसके अलावा जो एंड्रॉयड बोर्ड होते हैं, चाहे LED LCD के हों, चाहे रिसीवर के हों, उनमें एक अलग से एंड्रॉयड की चिप लगी होती है। ये इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको पता है मोस्टली जो सेटअप बॉक्स हैं हमारे, वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं, और जो हमारे LED LCD टीवी हैं उनको हम AC 220 से आगे DC 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें अब चंद चीज़ें हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि रैम हो गई, उसके बाद रोम हो गई। ये तो इसकी ना बेसिक चीज़ें हैं। इसकी जो मेन इनपुट हो गई, अगर हम बात करें DC की, तो वो मोस्टली 12 वोल्ट ही होती है। अब हम 12 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे। 12 वोल्ट के आगे क्या होता है? 12 वोल्ट से आगे 5 वोल्ट में एक रेगुलेटर लगा के इसकी स्टेप डाउन कन्वर्जन की जाती है, DC टू DC। ठीक हो गया। अब 5 वोल्ट से आगे क्या होता है? 5 वोल्ट से मज़ीद आगे हमारा 3.3 वोल्ट होता है, जो कि हमारी रैम को भी जा रहे हो, सॉरी रोम को जा रहे होते हैं। रोम यानी फ्लैश IC भी हो सकता है, उसकी जगह फ्लैश IC डिफरेंट हो सकते हैं। जो नॉर्मल बोर्ड होते हैं उनमें फ्लैश IC नॉर्मल लगे होते हैं, छोटे फ्लैश IC लगे होते हैं, या फिर आपको NAND या NOR IC मिलेंगे। लेकिन जो एंड्रॉयड बोर्ड होते हैं उनमें क्योंकि सॉफ्टवेयर GB में होते हैं, उनकी रोम GB में काउंट होती है, तो उसमें आपको eMMC चिप मिलेगी। इस किस्म की BGA चिप लगी होती है। तो ये भी मैं इनकी डिटेल भी बताता हूँ। 3.3 की भी ये हो सकती है, ये रोम जो है 1.8 की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है उसकी डाटा शीट निकालने से, देखने से, या सर्किट बोर्ड को चेक करने से। ठीक है। उसके बाद हमें रैम के लिए वोल्ट चाहिए होते हैं। रैम के जो वोल्ट हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। बहरहाल अभी हम बात कर लें, अगर मैं यहाँ भी आपको डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास SD रैम हुआ करती थी, इसको 3.3 वोल्ट चाहिए थे। उसके बाद DDR का दौर आ गया, DDR सम कह लें या DDR1 कह लें, ठीक है। ये
सिंपल जो DDR है या DDR उसे 1 भी आप कह सकते हैं, उसमें आपको 2.5 या 2.6 वोल्ट चाहिए थे। DDR फिर 2i, इसमें आपको जो है तकरीबन 1.8 वोल्ट इसमें आपको रिक्वायर्ड हैं। और ये मोस्टली जो हमारे छोटे सेटअप बॉक्स हैं, रिसीवर हैं, आम रिसीवर जिसे हम चाइना वाला रिसीवर कहते हैं, उनमें मोस्टली DDR2 लगी होती है या DDR3 इसी तरह बाद में आई, तो उसमें जो है 1.5 वोल्ट उसको रिक्वायर्ड होते हैं ऑपरेट होने के लिए। तो ये मोस्टली मैंने DVR वगैरह में देखी है, DVR में अक्सर ये DDR3 लगी होती है। कुछ रिसीवर बॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें DDR3 लगी होती है, लेकिन अब जो लेटेस्ट आपके एंड्रॉयड बॉक्स आ रहे हैं उनमें DDR4 लगी होती है, जिसको 1.2 वोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पे हमने हमारी जो रैम के वोल्ट होंगे वो क्या होंगे, 1.2 समझ लें। इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, तो इसमें DDR4 लगी हुई है, तो ये 1.2 वोल्ट इसके होंगे। अब इसके बाद 1.2, इसके बाद प्रोसेसर के वोल्ट होते हैं, तकरीबन वो 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट के आसपास होते हैं। अब ये सिर्फ इतने वोल्ट होंगे तकरीबन हर चीज़ में। आपकी LED टीवी है, LCD टीवी है, ये इसको जो है कोर वोल्टेज भी कहते हैं। मेन 12 वोल्ट हो गए, फिर 5 वोल्ट हो गए, 3.3 हो गए, 1.2, या इसकी जगह मैंने आपको बताया ये वोल्टेज हो सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है, तकरीबन हर बोर्ड में ही आपको यही तरतीब मिलेगी। और इसमें होगा क्या, 12 से 5 बनाए होते हैं या 12 से डायरेक्ट 3.3 भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है सर्किट की डिज़ाइनिंग पे कि उस पर किस पॉइंट पे कौन से वोल्टेज चाहिए और उन्होंने कहाँ से कितने वोल्ट लिए हैं। और मोस्टली जो 1.2 1.8 वोल्ट होते हैं वो 3.3 से आगे निकाले जाते हैं। अलबत्ता इसमें जो 1 वोल्ट होता है या 1.2 वोल्ट होते हैं वो भी 3.3 से ही लिए जाते हैं, लेकिन हम 12 वोल्ट से भी डायरेक्ट रेगुलेटर लगा के तो उसे डाउन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सर्किट की डिज़ाइनिंग पे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे। ये तो डिटेल थी, उम्मीद करता हूँ आपको जो है काफ़ी समझ आई होगी और फ्यूचर में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने वाला। आप आसानी से किसी भी बोर्ड के वोल्टेज वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इस बोर्ड की। इस बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये जितने भी एंड्रॉयड बोर्ड आए हैं और तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, थोड़ी बहुत 19-20 शायद चेंजिंग होगी, लेकिन ये जो बोर्ड है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये ओपन बॉक्स हो गया, एक्सक्रूज़र हो गया, फार्मूलर, टर्बो एस प्रो वगैरह हो गए, ये सब के सेम बोर्ड हैं। और इस बोर्ड में जो वोल्टेजेस की डिटेल है वो आपको मैं बता भी देता हूँ और चेक भी करवा देता हूँ। सबसे पहले 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से आगे यहाँ पे कॉइल लगी हुई है 3.3 वोल्ट। 3.3 से आगे यहाँ पे एक ये रैम लगी हुई है, रैम के वोल्ट होंगे और एक होंगे प्रोसेसर के वोल्ट। ठीक है, इस साइड पे इसी तरह 2 कॉइल्स हैं, ये एक प्रोसेसर के लिए होगा और दूसरा देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट बनाए हैं इन्होंने तो 5 वोल्ट आगे फर्दर कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे है तो यहाँ ट्यूनर आईसी के लिए सप्लाई दी गई है। ठीक है, ट्यूनर आईसी को भी मोस्टली 3.3 चाहिए होते हैं या फिर यहाँ पे डायरेक्ट 12 भी आ रहे होते हैं ताकि एच और वी को सिग्नल के लिए वोल्टेज मिले। और यहाँ पे रेगुलेटर लगाया हुआ है तो ये इसके फ्लैश आईसी के लिए लगा हुआ है, EMMC के लिए, जो कि 1.8 भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि फ्लैश आईसी की इनपुट वोल्टेज क्या है। उसके बाद ये रेगुलेटर एक लगाया हुआ है तो ये एंड्रॉयड चिप के लिए लगाया होगा। सेम इसी तरह ये लगाया हुआ है तो ये हो सकता है स्मार्ट कार्ड के लिए हो या हो सकता है सर्किट की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सर्किट को मुकम्मल करने के लिए हो। ये इसमें जो है मेन कोर वोल्टेज हैं और अगर इनमें फॉल्ट आ जाता है तो हम इनको ट्रेस इजीली कर सकते हैं। और
बात आ जाती है इसके जो रेगुलेटर लगे हुए हैं, ठीक है। पहले ये रेगुलेटर इस किस्म के लगे हुए आया करते थे, SOT23 इसको कहते हैं। ये मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन आम तौर पे लोकल मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होते। और इसके बाद अब ये बहुत ही छोटे छोटे, ये देखें आप, रेगुलेटर लगे हुए आ रहे हैं। ये तकरीबन जो हैं अब मार्केट से नहीं मिलते और ना ही इनकी वैल्यू का पता चलता है। लेकिन हम सर्किट की डिज़ाइनिंग को देखते हुए, अगर हमारा कोई इस किस्म का रेगुलेटर ख़राब हो जाता है, फ़र्ज़ किया हम इसकी बात करते हैं, ये पीछे से 12 वोल्ट आ रहे हैं तो आगे 3.3 हमें दे रहा है, यही 3.3 यहाँ से होते हुए इसको भी जा रहे होंगे, ये आगे डिस्प्ले का IC है, और ये इस पे भी आ रहे होंगे मे बी, या प्रोसेसर को भी जा रहे होंगे। तो ये 3.3, इसको हम रेगुलेटर को उतार के इसकी जगह बक कन्वर्टर लगा सकते हैं। बक कन्वर्टर की ऑलरेडी मैं डिटेल से किसी वीडियो में बता चुका हूँ, मार्केट में अवेलेबल हैं, इजीली मिल जाते हैं। उसको एक मॉड्यूल है छोटा सा, उसको हम 12 वोल्ट देंगे और आगे रेगुलेटर उतार के कॉइल की इनपुट वाली साइड पे, इस कॉइल की 2 साइड्स होती हैं, एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। इसके वोल्टेज कैसे वेरीफाई करेंगे? हर कॉइल के साथ एक बड़ा कैपेसिटर लगा होगा और एक या 2 छोटे कैपेसिटर लगे हैं। इस बोर्ड में 2 लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ये आउटपुट पे लगे हुए हैं, और जो बड़ा कैपेसिटर है ये इनपुट पे लगा हुआ है। इसी तरह ये इनपुट पे है, ये आउटपुट पे है। वोल्टेज आप कॉइल पे चेक कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ये जो कैपेसिटर आउट पे लगे हुए हैं, इन पे चेक कर लें, तब भी आपकी मर्ज़ी है। और इसको जो इनपुट आ रहे हैं रेगुलेटर को, क्योंकि इसके पॉइंट बहुत बारीक हैं, इसकी बजाय आप इस कैपेसिटर पे चेक कर लें कि इनपुट वोल्टेज यहाँ पे आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, ये अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसके साथ मीटर कनेक्ट कर लेते हैं। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप दोस्त खुद से रिपेयरिंग किया करें। जो चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ रिपेयर हो सकती है, वो आप करें। मीटर को हमेशा जो है DC हमने 20 वोल्ट पे रखना होता है। इसको मैं पावर अप कर लेता हूँ। ये हमारा पावर अप हो गया जी। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट करना होता है 12 वोल्ट से, कि हमारे पास 12 वोल्ट आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो करना क्या होता है कि मीटर की एक प्रॉब होती है, जिसको ग्राउंड वाली प्रॉब भी कहते हैं, ब्लैक कलर होती है, कॉमन प्रॉब होती है ये। इसको हमने बॉडी के साथ कहीं भी लगा देना है, टच कर देना है, ताकि हमें कॉमन पॉइंट मिल जाए, ग्राउंड पॉइंट मिल जाए। उसके बाद सबसे पहले हमने इस पॉइंट पे चेक कर लेना है कि आया हमारे पास 12 वोल्ट आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, 12 वोल्ट 11.89 मीटर में भी डिफरेंस हो सकता है, बहरहाल नियर टू 12 है तो इसका मतलब है कि 12 ही हैं। उसके बाद मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये पहली कॉइल है, इसके साथ एक बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो 12 आपको मिल रहे हैं। अब इसके बाद ये कॉइल है, आप कॉइल पे वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ आपको 3.35 मिल रहे हैं। अगर इसके बाद कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन पे देखेंगे तो इन पे भी आपको 3.3 मिल रहे हैं। इसी तरह ये 2 कॉइल्स लगी हुई हैं, इस पे देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट डायरेक्ट आ रहे हैं। तो इस कॉइल पे आपको कितने मिल रहे हैं जी? 1.2 मिल रहे हैं। तो ये DDR4 लगी हुई है, ये इसको जा रहे होंगे। इस कैपेसिटर पे भी 12 होंगे और इसकी आउटपुट पे आपको तकरीबन 1 वोल्ट मिल रहा है, ये प्रोसेसर के लिए हो गया। और इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये 12 वोल्ट मिल रहे हैं, और इसकी कॉइल आउटपुट पे हमें 0.91 यानी तकरीबन 1 वोल्ट ये प्रोसेसर के लिए हो गए। प्रोसेसर के वोल्ट जो हैं इसमें 3.3 भी जा रहे होते हैं, इसमें 1 वोल्ट भी होता है, और मे बी को डुअल सप्लाई ट्रिपल सप्लाई वाले प्रोसेसर होते हैं तो उनमें मुख्तलिफ रेंज के वोल्टेज दिए गए होते हैं। इससे आगे एक कॉइल लगी हुई है, इस पे 12 वोल्ट मिल रहे हैं, और इससे आगे जो आउटपुट निकल रही है वो 5 वोल्ट की है। ये जो कोर वोल्टेज मैंने आपको बताए हैं 12, 5, 3.3 और 1.2 या 2 समथिंग, ये हर बोर्ड में तकरीबन लाजमी आपको मिलेंगे। ठीक है, इस तरफ ये वाला जो रेगुलेटर लगा हुआ है, इस पे इसकी आउट चेक करेंगे तो 1.8 है। इट मीन्स ये EMMC के लिए है, 1.8 वोल्ट की EMMC है।
इसकी इनपुट अगर चेक करें तो 3.3 है, यानी इस साइड से 3.3 इसको मिल रहे होंगे। और इसी तरह दूसरा एक रेगुलेटर यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये वाला। इसकी आउटपुट यहाँ पे चेक करेंगे 3.3 है, 3.3, और इसकी जो इनपुट है वो 5 है, यानी 5 यहाँ से आ रहे होंगे और इसको आगे 3.3 इस एंड्रॉयड चिप के लिए चाहिए होंगे। इसी तरह ये रेगुलेटर है, ये 1.25 आउटपुट दे रहा है और इसकी जो इनपुट है 3.3 है। ये मे भी स्मार्ट कार्ड के लिए यूज़ हो रहे हों। इसी तरह ट्यूनर वाली साइड पे ये 1.3 आ रहे हैं, और ये जो डायोड लगे होते हैं इन पे आपको वो H और V वाले वोल्टेज जो हैं वो मिल रहे होते हैं। इस पे आपको H और V वाले वोल्टेज मिल रहे होते हैं। ये पल्स के थ्रू वर्क करते हैं, पल्स आएगी तब ही ये वोल्टेज जो है डिस्प्ले वो बूस्ट होके आपको मिलेंगे। ये फ़िलहाल ऐसे 12 ही शो करेगा या 13 या 14 शो करेगा। जब पल्स आएगी तो इसको H और V की पल्स मिलेगी तब ही ये शो करेगा। ये इसके जो है मेन वोल्टेज हैं हमने देख लिए। अब इसमें एक दो और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको जो है बताता हूँ। इसको पहले ऑफ कर लेते हैं। इसमें कुछ इस तरह के रेगुलेटर होते हैं और कुछ इस तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। इसको हमने देखना ये होता है कि इसके साथ इसकी जो टैगिंग की गई है, इस यहाँ पे लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, U से शुरू हो रहा है, Q से शुरू हो रहा है। ये Q से शुरू हो रहा है, इट मीन्स ये ट्रांजिस्टर काउंट होगा, ये स्विचिंग के लिए लगाए गए हैं, लेकिन ये भी वोल्टेज पे ही वर्क करते हैं। और इसी तरह ये लगा हुआ है, ये भी Q लिखा हुआ है इसके साथ बहरहाल। और जो ये रेगुलेटर हैं इनके साथ U लिखा हुआ है, U है, ये भी U लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसी तरह ये जो हैं ये भी U लिखा हुआ है इनके साथ, ठीक है। और इसमें ये जो हैं ये रेगुलेटर हैं 1117 वाले रेगुलेटर हैं, और ये मोस्टली अक्सर जगहों पे 1117 ADJ के नाम से होता है, यानी एडजस्ट 1117 एडजस्ट लगा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसको आप कोई इनपुट देंगे और इसकी जो आउटपुट है वो आप रेजिस्टेंस के थ्रू एडजस्ट करेंगे। जो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए वो आप रेजिस्टेंस के थ्रू इसको कंट्रोल करके एडजस्ट करेंगे, इसलिए ये इसका नाम भी एडजस्ट रखा होता है। यानी इसकी आउटपुट आप वेरी करवा सकते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू। और बैक साइड पे देखें तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है। इसमें बैक साइड पे टेस्ट पॉइंट दिए होते हैं प्रोसेसर वगैरह के, ये गोल गोल पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये टेस्ट पॉइंट हैं। इस पर हम देख लेते हैं कि प्रोसेसर में 3.3 या 1.1 तकरीबन 1 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और ये स्मार्ट कार्ड के लिए आईसी लगा हुआ है, और ये भी जो है एडजस्ट वाला लगा हुआ है, ये भी ट्यूनर के लिए होगा। ट्यूनर के अंदर भी एक आईसी लगा होता है, ट्यूनर के बाहर भी एक आईसी लगा होता है, ये सारा मिल के काम कर रहे होते हैं। ये बहरहाल इसकी मेन चीज़ें हैं। और इसमें एक और चीज़ है वो भी आपको बता दूं, इसके जो HDMI के कनेक्शन होते हैं, अक्सर होता है ऐसा है कि HDMI के साथ टीवी के साथ ये बॉक्स कनेक्ट होते हैं। जब सड़ जाती है तो टीवी को नुकसान होता है और उसके अलावा आपके बॉक्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो अक्सर दोस्त मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ये कैसे होगा। HDMI के कनेक्शन डायरेक्ट प्रोसेसर से होते हैं, इसी तरह USB के कनेक्शन भी डायरेक्ट प्रोसेसर से होते हैं, लेकिन इनके आगे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि हैं तो ये यानी जंपर का ही काम कर रहे होते हैं तकरीबन। अगर इनको हटा के जंपर भी कर दिया जाए, समटाइम कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस लगी होती हैं, कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉइल्स लगी होती हैं। तो बहरहाल इसको यूँ समझें, इसको पहले तो ये बर्न होते हैं अगर ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए, लेकिन ये करंट यहाँ से पास होकर सीधा बिल्कुल मेन आईसी में जाता है और मेन आईसी आपका शॉर्ट हो जाता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।